नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी और आप देख रहे हैं रियल एक्सप्रेस। किस तरह का माहौल देश में चल रहा है आपको मालूम है। माहौल हिंदू मुस्लिम को लेकर एक बार फिर से गर्म है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब अयोध्या का मामला हुआ करता था तो हर दिन इसी मुद्दे को लेकर देश का माहौल हमेशा गर्म रहा करता था। लेकिन एक बार फिर से जब उसका अयोध्या का मामला शांत हुआ तो फिर से एक बार जो है हिंदू मुस्लिम का जो मुद्दा गर्म है ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर। आए दिन तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो जो है एक दूसरे पर जो है आरोप लगा रही हैं। इस बीच मामला कोर्ट में भी चल रहा है, लेकिन इस बीच हमारे साथ मौजूद हैं AIMIM के प्रवक्ता मुमताज आलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन शुरुआत हम सबसे पहले यही करना चाहेंगे कि पूरे देश में माहौल जो गर्म है, आखिर ये हो क्या रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि ये सब 2024 में जो चुनाव आने वाला है लोकसभा का, ये उसकी एक तैयारी है और एक एजेंडा भी है RSS का और भाजपा का। पूरा ध्रुवाकरण कर दिया जाए इसको एक हिंदू राष्ट्र बनाने की, ये सब पूरा मुझे लग रहा है। और आप देख लीजिए कि जिस तरीके से जब बाबरी मस्जिद का मामला खत्म और वर्शिप एक्ट 91 लागू है जी, संविधान बना हुआ है, कानून बना हुआ है जी, किसी से किसी भी मजहबी इमारत से छेड़छाड़ नहीं की जाए, चाहे वो मंदिर हो मस्जिद हो। आप देखिए कि जब राजस्थान में मंदिर गिराया गया जी, तो उस पर भी हमारे जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, उन्होंने उस पर भी एतराज किया, मंदिर क्यों गिराया। वही बात है कि अब बिना वजह जब एक चीज आईन है, कानून बना हुआ है, संविधान है, तो फिर क्या वजह है कि जैसे कि मामले अयोध्या का मामला शांत हो चुका, उस एक्ट क्लियर करता है कि अब हम जो यथास्थिति बनी रहेगी, अब इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। बावजूद इसके भी कोर्ट में मामला पहुंच रहा है। पूरा मामला हिंदू अपीसमेंट का है। हिंदू अपीसमेंट भाजपा करना चाहती है, तो उसको लगता है कि अगर हम 50-51%, 80% है हिंदू, अगर 51% हम पार कर जाएं तो बाकी जो वोटर हैं उनमें अपना खेलती रहे पार्टियां छोटी छोटी बढ़ करके। कहीं आम आदमी आ जाएगी, कहीं कांग्रेस टुकड़े में आ जाएगी, तो कहीं समाजवादी आ जाएगी। इस तरह से जो माहौल है, एक नफरत का माहौल फैल रहा है, तो क्या ये सही है? इस तरह की राजनीति नहीं, सही नहीं है। कौन सही कह रहा है? हर आदमी परेशान है, भाजपा में बैठे लोग परेशान हैं, क्योंकि जो माहौल है भाई, इनका जो मैनिफेस्टो था उसमें इन्होंने कहा था कि अमृतमय भारत बनाऊंगा जी, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि विश्वमय भारत बन रहा है। अमृतमय तो कहीं दिख नहीं रहा, कहाँ से अमृतमय दिख रहा है? आप बताइए। अगर कहीं नजर आ रहा हो साहब अमृतमय हो रहा है बड़ा जी। अब सावन के अंधे को हरियाली नजर आए तो मैं नहीं जानता, उसके बारे में बात नहीं कर सकता। जो सावन में अंधा हो गया या 2014 में अंधा हो गया और उसको हर तरफ हरियाली नजर आ रही, मैं उन अंधों की बात नहीं कर रहा जी। मैं बात कर रहा हूँ जो नॉर्मल लोग तो परेशान है। अमृतमय भारत नहीं है, विश्वमय भारत बन गया है। ये हर तरफ जहर है। दूसरी तरफ महंगाई बहुत ज्यादा चरम पर है, औरतें आवाज उठाने की बजाय जो है इस तरह का माहौल, क्या आप इसको नहीं? ऐसा है कि यही तो है कि एजेंडे को भी लागू कर रहे हैं और जो असल इशू है उसको भी पीछे डाल रहे हैं। इस साल भी 2 राज्यों में चुनाव होने हैं, अगले साल भी 3 राज्यों में चुनाव होने हैं, तो क्या लगता है कि ये अभी से शुरू है मामला? देखिए, भाजपा का मामला तो ये हर वक्त जो इलेक्शन मोड में होते हैं, चुनाव मोड में होते हैं। इनका कोई ये नहीं है कि अभी ये हर वक्त चुनाव मोड में होते हैं। ये कांग्रेस से सोती रहती है। देश भर में मुसलमानों में एक तरह से बेचैनी से फैली हुई है। तमाम जगहों पर देवबंद में भी 3 दिवसीय मीटिंग चली, 2 दिन पहले यहाँ ऐवान गालिब में भी मीटिंग हुई। तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो भी वहाँ पर मौजूद थे।
तो इस तरह जो मीटिंगें हो रही हैं, तो क्या लगता है कि कुछ अब रोड मैप निकलेगा, कोई हल निकलेगा? ये मीटिंगें इससे पहले भी हुई हैं। आपने देखा होगा जब बाबरी मस्जिद का मामला था, बड़ी बड़ी मीटिंगें ऑल इंडिया मुस्लिम कौंसिल लाहौर की, जमीयत उलमा हिंद की, मजलिस मुशावरत की, जमात इस्लामी की, जमीयत अहले हदीस की, बड़ी बड़ी मीटिंगें हुई। मीटिंगें होना अच्छी बात है, हम उसको बुरा नहीं कहते, लेकिन ये सारी लड़ाई पॉलिटिकल है और पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म से ही है, इसका और कोई चारा नहीं। आप देखिए आरएसएस इतनी बड़ी तंजीम है, ठीक है, लेकिन उसने अपना एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म भी बनाया, भाजपा बनाया कि नहीं बनाया? तो ये मामला जो है पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म होना जरूरी है। तो क्या जिसको हमने प्लेटफॉर्म अपना माना, उन्होंने हमें प्लेटफॉर्म से उतार दिया। उन्होंने कहा कि आपके लिए हमारे प्लेटफॉर्म पे जगह नहीं है, चाहे वो समाजवादी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी, दावा तो यही करती है कि जो है सबसे बड़ी हिमायती वही है, समाजवादी पार्टी करती है, बीजेपी भी करती है। दावे से क्या होता है? दावे से क्या होता है? कोई भी दावा कर ले। लेकिन आज अगर कोई बोल रहा है, हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हैं जो सही मुद्दे पर बोल रहे हैं। आज 91 पर कोई नहीं बोल रहा है, सब कह रहे हैं कि साहब जो फैसला आ जाए कोर्ट का, जो फैसला आ जाए कोर्ट का। और वैसे साहब कह रहे हैं कि 91 आप क्यों नहीं लागू कर रहे, 91 का क्यों उल्लंघन किया जा रहा है? लेकिन आप पर तो बीजेपी की भी पार्टी का आरोप लगता है। देखिए ऐसा है, आरोप तो जो सेकुलर है जिनको लग रहा है कि ऐसा ना हो कि जो मुल्क भर में 16% 17% मुसलमान है, 25 करोड़ कहीं खिसक न जाए, तो इसी हिसाब की तरफ ना समाजवादी में यूपी में डर रहता है कि 20%, क्योंकि इनकी दुकान तो मुसलमान के जरिए से चलती है। अभी भी यूपी में जो चुनाव हुआ, समाजवादी पार्टी को किसका वोट मिला? 100% मुसलमानों का। यादव 50% भी नहीं बचा पाए। तो आखिर क्या वजह है कि जो इतनी बड़ी पार्टियां हैं, सबसे जो दावा करती हैं कि हम इनके हिमायती हैं, उसके बावजूद भी तमाम जो बहुत ही बर्निंग मुद्दे होते हैं मुसलमानों के, उस पर कोई आवाज नहीं उठाता? नहीं, इसीलिए देखिए आप इसीलिए देखिए आप मुसलमान समझ गए, मुसलमान जाग रहा है देश का, वो समझ रहा है कि हमारा कौन है कौन नहीं। अंधेरे से वो निकल आया है अंधेरे से। और ये परसेप्शन भी अब बहुत जल्दी टूटने वाला है, मुसलमान जाएगा कहाँ? मुसलमान अब एमआईएम में आएगा, कोई और दूसरी पार्टी नहीं। लेकिन हाल के चुनाव में तो ऐसा नजर नहीं आया। नहीं आया ना, तो फिर ठोकर लगी। उनको लगा था शायद बीजेपी को हरा लेंगे। ये जो हराने का नशा है ना, अब ये हराने का नशा छोड़ करके अब जीतने का नशा होना चाहिए कि हम अपनी पार्टी, और वो पार्टी को बिहार में रिस्पॉन्स तो मिला, उसके बाद अगर देखा जाए पश्चिम बंगाल में भी ऐसा नहीं हुआ। देखिए ऐसा राजस्थान में आपने एंट्री कर दी। ऐसा है, देखिए यूपी में और बिहार में बिल्कुल अलग तरह के चुनाव खड़ा किया। यूपी में माहौल बना दिया गया समाजवादी वर्सेस भाजपा, बंगाल में चुनाव बना दिया गया ममता वर्सेस मोदी। तो क्या है कि मुसलमान तो मतलब इस तरीके से उसको पेश कर दिया जाता है ना, मीडिया जो है तो उसमें एक तरफा हो जाता है, तो उसमें सभी लोग ऐसे माहौल में वो पार्टी कहाँ पे फिर स्टैंड करती है? नहीं, वो भी माहौल बना पाती है। नहीं, ऐसा है कि देखिए माहौल बनता है, इतनी जल्दी नहीं बनता है। आप देखिए कम्युनिस्ट पार्टी इतनी पुरानी 33 साल बंगाल में हुकूमत की जीरो पे हो गई, कांग्रेस खत्म हो गई। यूपी में आप देखिए कि आप सोच सकते थे कि बीएसपी को एक सीट मिलेगी, क्या आपने कभी सोचा था? समाजवादी पार्टी कहाँ पहुंच गई, क्या आपने कभी सोचा था? कांग्रेस 2 सीट मिली, क्या कभी आपने सोचा था ऐसा हो सकता है? तो चूंकि देखिए ये पॉलिटिकल सिनेरियो जैसा बन जाता है, वैसा होता है, उसमें हम भी पीछे। लेकिन बार बार देखिए, बार बार जब कोशिश कीजिए आप, कोशिश 1 बार 2 बार, बिल्कुल राजनीति की बात हो रही है, तो अब मोदी सरकार को 8 साल में पूरे हो चुके हैं, इस पर आप क्या कहें? देखिए बड़ा ढोल नगाड़ा बजाया जा रहा है, बड़े जश्न मनाया जा रहा है 8 साल का। लेकिन अगर इनका मैनिफेस्टो ही जो इन्होंने 7 अप्रैल 2014 को इन्होंने अपना मैनिफेस्टो जारी किया, उसमें पहले नंबर पर महंगाई रखा था कि महंगाई बढ़ी हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। कहाँ है आज बताइए? जो सिलेंडर 400 रुपए का था वो 1000 का हो गया, जो पेट्रोल 70 रुपए में, और कब 70 रुपए में था? जब $125 प्रति बैरल
कच्चे तेल की कीमत उस वक्त यूपीए सरकार में 70 रुपए में तेल था, आज उसी कीमत पर है तो आज 100 रुपए से ज्यादा पेट्रोल है। लूट मची हुई है। और बीच में भी, चूंकि 8 साल की बात हो रही है, बीच में एक वक्त वो आया था कि कच्चा तेल जो है उसकी कीमत 40 सिर्फ $40 प्रति बैरल हो गई थी। इसके बावजूद 80 रुपए में तेल बिक रहा था पेट्रोल। लूट मची हुई थी। आप बताइए अडानी अंबानी कहां से 400 करोड़ पर डे कमा रहे हैं, कहां से इनकम, ये कैसे चौथे नंबर पर पहुंच गए दुनिया में? लेकिन कुछ लोग तो कह रहे हैं इसी से देश का विकास हो रहा है। नहीं, विकास तो देखिए ना, तो देश का नहीं हो रहा, देश के कुछ लोगों का हो रहा है। देश का कहां विकास हो रहा है? विकासशील श्रेणी में विश्व बैंक ने जो रखा था हिंदुस्तान को, आज उस श्रेणी से हटा दिया है। अब हमारा देश विकासशील नहीं है, मालूम है आपको? नहीं है हमारा देश आज की तारीख में विकासशील। कहां से विकास हो गया? कहां से विकास हो रहा है? आप बताइए। जीडीपी ग्रोथ जो यूपीए के दौर में 7.8 पॉइंट थी, आज कहां है हमारी जीडीपी? और जब 1% जीडीपी कम होती है तो 200 करोड़ का नुकसान हो, 2 लाख करोड़ का नुकसान होता है। 2 लाख, ये मैं नहीं कह रहा हूं, एक्सपर्ट है। इसके अलावा आप बताइए, आपने इन्होंने कहा कि हम किसानों आज 2 गुना करेंगे, क्या 2 गुना की? इन्होंने रोजगार रखा। इसके बाद इन्होंने रोजगार रखा था, कहा था कि हम 2 करोड़ हर साल नौजवानों को रोजगार देंगे। आप बताइए 45 साल में सबसे ज्यादा अगर कहीं बेरोजगारी है तो इस हुकूमत में है कि नहीं? ये रिकॉर्ड मौजूद है। ये मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूं। आप क्राइम रेट अगर देखेंगे, अगर इनके दौर स्पोर्ट्स में आप देखिए, इन्होंने वादा किया था, मैं सब दिखा सकता हूं, मेरे पास सारे पेपर मौजूद हैं, मैं सारी चीजें जो है आंकड़ों से बता सकता हूं कि इन्होंने कहा था स्पोर्ट्स। बताइए कहां स्पोर्ट्स में इन्होंने काम किया? इन्होंने गंगा की बात की थी, क्या गंगा जो है अविरल गंगा बन पाई? क्या जमुना साफ हो पाई? प्रधानमंत्री के आवास से दिल्ली की जमुना कितनी दूर है? अगर चले जाइए तो बदबू वहां पे आती है, क्या इन तक बदबू नहीं पहुंच रही है? अगर ये जमुना साफ क्यों नहीं हुई? ये सवाल है। प्रति व्यक्ति आय हमारी कहां पहुंच गई? आप बताइए। गैस सिलेंडर की हम बात कर रहे थे, सीएनजी आज ऑटो वाले पे बैठ जाइए, ऑटो रिक्शे वाले पे, तो कहता है कि जो 75 रुपया लेता था आज 150 मांग रहा है। जब पूछे भैया 150, तो कहता है हाँ सीएनजी पहले 35 रुपए में थी, अब 80 रुपए में हो गई है, इसलिए किराया बढ़ गया है। आप बताइए ये क्या है? ये क्या विकास है? इसको आप विकास कहेंगे? और बहुत सारी चीजें देखिए, मैं चूंकि वक्त कम है मैं बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन आप बताइए आज अगर आप देखिए इसी मोदी सरकार में हर रोज औसतन 80 मर्डर हो रहे हैं, 77 माँ बहनों का जो है रेप हो रहा है। और ये एनसीआरबी की रिपोर्ट है, एनसीआरबी की राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट है, 2020 में रिपोर्ट दी है। और इन्होंने बताया कि 2020 में 29,193 लोगों का मर्डर हुआ। इसके साथ ही 2020 में 28,046 औरतों का रेप किया गया, बलात्कार किया गया। ये इन्हीं का है। आप बताइए क्या ये अच्छी सरकार है? तो इस तरीके के मैं बहुत सारे आपको, लेकिन जो बीजेपी है वो तो कहते हैं कि जो प्रधानमंत्री का विश्व में डंका बज रहा है, जहाँ भी जिस भी देश में जाते हैं वहां पर जय जयकार होती है। नहीं, ये तो असल ये सरकार मीडिया वेंटिलेटर पर चल रही है। वेंटिलेटर समझ रहे हैं ना? मीडिया वेंटिलेटर। देखिए जब प्राइवेट अस्पताल में जाइए आप, तो अगर ये पता चल जाए कि आप पास जमीन जायदाद है, ठीक ठाक, आप पैसे वाले हैं, तो मरने के बाद भी उसको 5-6 दिन तक लेटाए रहते हैं वेंटिलेटर पे, कि जब तक पैसा न कमा लिया जाए। ये सरकार वही हो रहा है। ये जो कॉर्पोरेट घराने हैं, मीडिया हाउस है, ये कमा रहा है कि अभी तो जमीन है, रेलवे चला गया, आप देखिए, आप एयर इंडिया चला गया, ठीक है, आप देखिए ये अपना LIC जा रही है। मुझे लगता है कि एक मिनट इस आपत्ति जताऊंगा कि आपने मीडिया वेंटिलेटर कहा, ऐसा नहीं है। मीडिया अपनी पूरी जिम्मेदारी मीडिया वेंटिलेटर पर मोदी सरकार है, और जिस दिन ये हट जाएगा इसका हाल श्रीलंका से भी बुरा हो जाएगा। मैं आप बता रहा हूँ, हाहाकार मच जाएगा। और श्रीलंका में जो कुछ हुआ है, खुदा न खास्ता यहाँ हो गया तो क्या होगा आप सोचिए। और यहाँ इनका पॉजिटिव ये है कि मुसलमान है, अगर कभी कोई ऐसा हो तो इधर डाइवर्ट कर दो, इधर घुमा दो मामले को, हिंदू मुस्लिम कर दो, पाकिस्तान हिंदुस्तान कर दो। हैप्पीनेस इंडेक्स में हम निचले पायदान पर हैं। सब चीज में निचले पायदान पर इंडेक्स भी जो निकला है उसमें, अरे भैया सब चीज में है। आप क्या बात कर रहे हो? मैंने तो गिना दिया ना, अभी मेरे पास फेरिस्त है, लंबी फेरिस्त से गिनाऊंगा तो फिर बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। समझ जाने दीजिए ना, दूर नहीं दूर तक जाएगी तो मैं तो बता तो रहा हूँ, तो फिर एक एक चीज बता रहा हूँ आपको। आप बताइए ना कि क्या है।
इन्होंने कहा एक मिनट, इन्होंने कहा था 100 स्मार्ट सिटी बनाए, किसका नारा था, वादा किया था। एक भी बताइए स्मार्ट सिटी आपको मालूम है कहाँ बनी? आपको मालूम है कहाँ बनी स्मार्ट सिटी? बुलेट ट्रेन भी नहीं बनी वैसे। तब तो बुलेट नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि आप बताइए ना, मैं एक एक चीज करके जो भी आप कहिए मैं पूछ लूं। हाँ, इन्होंने कहा था आर्थिक पुनरुत्थान, कहाँ हुआ? काला धन पर इनका ज्यादा जोर था। बताइए काला धन कहाँ से आया? काला धन आया क्या? कौन लेकर के आया काला धन? हमें जरा बता दीजिए। इन्होंने कहा था हिमालय के लिए हम काम करेंगे, संरक्षित करेंगे। क्या किया? क्या इन्होंने पानी की बात की थी? आप बताइए, बाढ़ आ जाती है बिहार में, बाढ़ आ जाती है यूपी में, लेकिन उस संरक्षित करने के लिए क्या कोई योजना इन्होंने बनाई है? मैं इस तरीके, देखिए मैं नहीं, ये तो सर से लंबी लिस्ट है, बहुत ज्यादा। अमृत भाई जैसा कि मैंने कहा, ये सब वो मैं कह रहा हूँ। और भी देखिए, और एक चीज और आपको दिखा रहा हूँ, और बड़े मार्के की चीज आपको दिखा रहा हूँ, इनके मैनिफेस्टो की चीज दिखा रहा हूँ कि ये जो आज कर रहे हैं, दरअसल ये अपने ही मैनिफेस्टो के खिलाफ काम कर रहे हैं, और ये इनको बंद कर देना चाहिए, रोक देना चाहिए। ये गलत हो रहा है। इनका मैनिफेस्टो है 2014 का, ये मैनिफेस्टो इसमें लिखा हुआ है। ये दुर्भाग्य की बात है कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी अल्पसंख्यकों का एक बड़ा समूह, विशेषकर मुस्लिम समुदाय, लगातार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। आधुनिक भारत समान अवसर वाला होना चाहिए, समान अवसर, आधुनिक भारत। भाजपा ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि भारत के विकास में सभी समुदाय की समान भागीदारी होनी चाहिए। हमारा विश्वास है कि अगर कोई समुदाय पीछे छूट गया तो भारत प्रगति नहीं कर सकता है। और इन्होंने कहा था कि राष्ट्रीय मदरसा आधुनिकीकरण करेंगे। आज एक मिनट, आज मदरसे बंद किए जा रहे हैं। आज आप सबसे ज्यादा अफसोसनाक बात है इन्हीं के मैनिफेस्टो है कि लोकसभा में पहले एक मेंबर नहीं था मुस्लिम, और आज राज्यसभा में भी नहीं है। अभी 3 लोग थे, मुख्तार अब्बास नकवी, एमजे अकबर और जफर इस्लाम, तीनों रिटायर हुए, एक भी मुस्लिम नहीं बना के भेजा। आप बताइए, न तो लोकसभा में कोई मुस्लिम है, न राज्यसभा में है। ये जो मैनिफेस्टो में लिखा है क्या है? लेकिन मोदी सरकार तो कहती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। भाई तो कहते रहिए, कहने से क्या होता है? अगर हलवा हलवा कहने से मुंह मीठा होता हो तो मैं भी तुम्हें दावत दे दूं, कल आ जाइएगा, मैं आपको हलवा खिलाऊंगा, आप बैठ जाइएगा, मैं हलवा हलवा करूंगा, आपका मुंह मीठा हो जाएगा, चले जाइएगा, मैं कहूंगा सुभान अल्लाह, भाई क्या दावत रही। तो ऐसे हलवा हलवा कीजिए, मुंह मीठा कीजिए भाई। लेकिन अब ये बताइए कि ये बहुत सारे अहम मुद्दे हैं, एक तरह से बुनियादी मुद्दे हैं, स्वास्थ्य का है, रोजगार का है, महंगाई का है। ये मुद्दे कहीं ना कहीं पीछे नजर आ रहे हैं, और दूसरे जो अनवांटेड मुद्दे हैं वो सबके सामने नजर आ रहा है। हाई तो उस पर मची हुई है। आखिर जो है कब बात होगी जन सरोकार, कब उनके लिए काम किया जाएगा? आपकी पार्टी क्या करने वाली है? मेरी पार्टी बार बार मुद्दों को उठा रही। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बार बार कह रहे हैं। अभी उन्होंने कहा कि क्या महंगाई औरंगजेब की वजह से बढ़ गई, क्या बेरोजगारी जो है अकबर बादशाह की वजह से बढ़ गई, क्या मुगल की वजह से ये सारा माहौल? हर मुद्दे को मुसलमानों से जोड़ दिया जाता है, उसके बाद जो असल मुद्दे होते हैं छूट जाते हैं। इंस्टीट्यूशन पे भी लगातार टारगेट होते रहे, चाहे इसके लिए जिम्मेदार है, और इसके लिए जो हुक्मरान पार्टी वो जिम्मेदार है, पूरा एजेंडा चला रही है, उसमें कोई क्या करे। चलिए, आखिर में मैं पूछना चाहूंगा कि एक अच्छी खबर ये सामने आई कि जामिया से श्रुति जैसी देश की बेटी है वो टॉप की है, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ये आपके लिए अच्छी हो सकती है, आपके लिए, लेकिन जो 2014 में अंधे हो गए थे सावन में, ये उनके लिए अच्छी नहीं है। क्योंकि उसको तो मतलब आपने वो सुदर्शन वाला वो सुना था कि नहीं, क्या कहा था? यूपीएससी जिहाद बताया जा रहा था जामिया में। अब नहीं बोल रहे हैं कोई, भाई आप बोलो कहाँ है जिहाद? तो ये उनके लिए नहीं, ये आपके लिए खुशी की बात है। ये उनके लिए है जो देश का सही विकास चाहते हैं, और उनकी तादाद ज्यादा है। ठीक है, चलिए, वक्त हमारे पास बहुत कम है। आखिर में आप मोदी सरकार से क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मोदी सरकार से यही कहना चाहते हैं, क्योंकि वो सरकार मेरी भी संविधान से बनी हुई सरकार, हमारा संविधान पे यकीन है। मैं मोदी सरकार से सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो आपने वादा किया उस पर आप इंसाफ कायम कीजिए, अदालत कायम कीजिए, आप नाइंसाफी न कीजिए, देश विकास करेगा। अगर मुल्क का 25 करोड़ मुसलमान है तो 50 करोड़ हाथ है उसके, 50 करोड़ हाथ है।
अगर देश के लिए 50 करोड़ हाथ काम करेंगे तो आप सोचिए देश का विकास कैसे होगा। लेकिन वो हाथ काटने की कोशिश की जा रही है तो देश का विकास नहीं होगा। ये खुद इनके मैनिफेस्टो में है। आपके मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह से बेचैनी फैली हुई इस वक्त विश्व में कैसे शांत होगी, कैसे हम सही रास्ते पे, विकास के रास्ते पे आगे बढ़ेंगे? जिस दिन सरकार चाहे, जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी चाहेंगे, गृह मंत्री हमारे माननीय अमित शाह जी चाहेंगे, उस दिन शांति हो जाएगी, देश सही दिशा में चलने लगेगा, काम होने लगेगा। एक और बहुत अहम मुद्दा छूट जा रहा था, मैं उस पर पूछना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में इन दिनों जो है हत्याएं हो रही हैं, कश्मीर पंडित को टारगेट किया जा रहा है। धारा 370 हटने के बाद ऐसा कहा जा रहा था कि चीजें सब कुछ अच्छी हो जाएंगी, लेकिन जम्मू कश्मीर में अशांति है। नहीं, देखिए इसके लिए वही बात है ना कि जो लोग दावे कर रहे हैं बड़े बड़े, कश्मीर फाइल्स पता नहीं क्या क्या बना करके एक हंगामा खड़ा किया बिला वजह पर, नफरत फैलाई गई, नफरत फैलाई गई, काम नहीं किया गया जो काम। ये परिसीमन वो एक अच्छा खासा स्टेट था, उसको आपने 2 हिस्सों में बांट दिया, चलिए बांट दिया, लेकिन आप काम तो कीजिए। कहाँ गया वो सौदावा, कहाँ गई वो तमाम चीजें वादे, कहाँ गया आपका प्रोटेक्शन? लोग पलायन करने पे मौजूद है। अफसोसनाक है, अफसोसनाक है कि एक तो इतनी मजबूत सरकार, मजबूत मैं कहूंगा, बहुमत वाली सरकार, दूसरी बार बनी सरकार, वो कमजोर साबित हो रही है। तो कश्मीर में जो कुछ इस वक्त हो रहा है उसके जिम्मेदार आप मोदी सरकार। तो चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम मुद्दों पर जानकारी देने के लिए, चर्चा करने के लिए। तो हमारे साथ थे मुमताज आलम साहब, MIM के प्रवक्ता। बहुत शुक्रिया आपका।